संसाधन और विकास, ये दो शब्द है ना, हमेशा एक साथ सुनने को मिलते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इनका रिश्ता असल में है कितना पेचीदा? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सोचिए जरा। हवा, पानी, जमीन के नीचे दबे खनिज, ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्रकृति से, राइट? और हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ये तो बस नेचर का एक फ्री गिफ्ट है। लेकिन क्या ये सच में इतना सीधा है, या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है? चलिए आज इसी सोच की जरा गहराई में उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया से। वो ये कि रिसोर्सेज यानी संसाधन हमें कुदरत में ऐसे ही पड़े हुए मिल नहीं जाते। नहीं, असल में इंसान उन्हें बनाता है। तो फिर सवाल उठता है कि रिसोर्स या संसाधन आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई पत्थर या मेटल का टुकड़ा नहीं है जो जमीन में दबा हो। किसी भी चीज को रिसोर्स कहने के लिए ना, उसे 3 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। पहली शर्त, हमारे पास उसे निकालने और यूज करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, ऐसा करना फाइनेंशियली वायबल हो, मतलब इकोनॉमिकली फायदेमंद हो। और तीसरी और बहुत जरूरी, हमारा समाज, हमारी कल्चर उसे अपनाने को तैयार हो। और ये सब होता कैसे है? इस पूरी पिक्चर के सेंटर में कौन है? हम, इंसान। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। फिर हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रफ्तार दी जा सके। तो मतलब साफ है, कुदरत की कोई भी चीज तब तक सिर्फ एक चीज है जब तक हम इंसान उसे एक कीमती संसाधन में तब्दील ना कर दें। तो आइए इस पॉइंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। रिसोर्सेज नेचर का कोई गिफ्ट नहीं है, वो हम इंसानों की एक्टिविटीज का नतीजा है। बल्कि सच तो ये है कि सबसे बड़े और सबसे जरूरी रिसोर्स तो हम इंसान खुद हैं, क्योंकि हमारे ही ज्ञान और मेहनत से पर्यावरण की चीजें कीमती संसाधनों में बदलती हैं। अच्छा, तो अब जब हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो क्या सारे रिसोर्सेज एक जैसे होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इन्हें ठीक से समझने के लिए इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना बहुत जरूरी है। ये चार्ट देखिए, ये एक तरह से रिसोर्सेज की पूरी दुनिया का नक्शा है। हाँ, मानता हूं पहली नजर में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। हम इसे एक एक करके बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, ओरिजिन से लेकर एग्जॉस्टिबिलिटी तक। तो सबसे पहला और सबसे आसान क्लासिफिकेशन है उनके ओरिजिन यानी उनके मूल के आधार पर। सीधा सवाल, क्या वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग? जो लिविंग है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, हम इंसान, वो कहलाते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। और जो नॉन लिविंग चीज़ों से बने हैं, जैसे चट्टानें, मिनरल्स, मेटल्स, वो हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। सिंपल। अब आते हैं सबसे ज़रूरी क्लासिफिकेशन पर। एक तरफ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय संसाधन। सोचिए सोलर एनर्जी, हवा, पानी, ये वो हैं जो नेचुरली रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब फिर से भर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस। इन्हें बनने में लगते हैं लाखों साल, और एक बार ये खत्म हो गए तो बस खत्म। और यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत सीरियस मोड़ आता है। ये सोचकर कि ये रिसोर्सेज तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, हम सब एक अंधी दौड़ में शामिल हो गए। एक ऐसी दौड़ जिसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हुए। इस अंधी दौड़ ने हमारे सामने 3 बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी। पहली, कुछ लोगों के लालच की वजह से हमारे कीमती रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म होने लगे। दूसरी, सारी दौलत कुछ गिने चुने हाथों में जमा हो गई, जिससे समाज में अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई। और तीसरी और सबसे खतरनाक, इसने हमें एक ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, एक बहुत बड़े पर्यावरण संकट के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया है, जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। और इस संकट के कई चेहरे हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग, हमारी धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा, लैंड डिग्रेडेशन, यानी हमारी जो उपजाऊ जमीन है वो धीरे धीरे बंजर हो रही है। और तीसरा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये हमारी हवा, हमारे पानी, हर चीज को जहरीला बना रहा है। और जानते, कमाल की बात यह है कि महात्मा गांधी ने इस खतरे को बहुत पहले ही देख लिया था। उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी 100% सच है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। सोचिए कितनी गहरी बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में, जिसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास। अब इसका मतलब क्या है?
बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, और इससे भी जरूरी, हम आने वाली पीढ़ियों के हक पर डाका ना डालें। मतलब उनके लिए भी तो रिसोर्सेज बचने चाहिए। ये सब कुछ बैलेंस के बारे में है। और देखिए, ये कोई आज का नया आइडिया नहीं है। इसकी बातें 1987 की ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट से ही शुरू हो गई थीं। फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक बहुत बड़ी अर्थ समिट हुई, जहां एजेंडा 21 को अपनाया गया। इसे एक ग्लोबल गोल बना दिया गया, और ये एक ऐसा मिशन है जो आज भी 21वीं सदी में भी लगातार चल रहा है। लेकिन इतने बड़े आइडिया को, इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? जवाब है बहुत ध्यान से की गई प्लानिंग और कंजर्वेशन से। चलिए अपने देश भारत का ही उदाहरण लेते हैं। यहाँ की जमीन में कितनी वैरायटी है। करीब 43% मैदानी इलाका है, 30% पहाड़ हैं और 27% पठार हैं। अब हर तरह की जमीन की अपनी अहमियत है, अपने चैलेंजेस हैं, और जब इतनी डाइवर्सिटी हो तो बिना सोचे समझे काम नहीं चल सकता। एक प्रॉपर प्लान बनाना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो बात एकदम साफ है, रिसोर्स प्लानिंग यानी संसाधनों का नियोजन सिर्फ कोई गुड टू हैव चीज नहीं है, ये एक जरूरत है। इस धरती पर हर तरह की जिंदगी के वजूद को बचाने के लिए ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो भारत में ये प्लानिंग होती कैसे है? इसे मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, पूरे देश में सर्वे करके पता लगाना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ और कितना है, मतलब एक तरह से मैपिंग करना। स्टेप 2, फिर एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना जिसमें सही टेक्नोलॉजी हो, सही इंस्टीट्यूशंस हों, ताकि उन रिसोर्सेज को सही से डेवलप किया जा सके। और स्टेप 3, ये मैच करना कि हमारी रिसोर्स प्लानिंग देश के ओवरऑल डेवलपमेंट गोल्स के साथ चल रही है या नहीं। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ी करती है। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा ग्लोबल गोल हो सकता है, पर इसकी शुरुआत हमेशा छोटी होती है, हमसे होती है। पानी, बिजली, खाना, ऐसी कौन सी एक चीज़ है, एक रिसोर्स है जिसे बचाने के लिए आज से ही एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? ज़रा सोचिए, इसका जवाब हम सबके पास है।